हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मार्केटिंग का सब्जेक्ट लेकर आ गया हूं। ऑलरेडी सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट की 2 यूनिट्स अपलोडेड हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं इन 2 अर्लियर जो यूनिट है इनके अंदर सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ओल्ड वीडियो से ही पूरा का पूरा काम उसका रिवीजन कर लीजिए। 3rd यूनिट से स्ट्रेट ऑनवर्ड आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मार्केटिंग का कंपलसरी सब्जेक्ट है। इसके बाद मेरे को डेरिवेटिव सब्जेक्ट भी आज ही करवाना है, ठीक है। मार्केटिंग वालों के लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है सेल्स एंड रिटेल मैनेजमेंट, जल्दी से आ जाते हैं इसके ऊपर। जो 3rd यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है वो है बिल्डिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा टॉपिक है? बिल्डिंग सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे बेसिक पॉइंट है एक सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना। अब ये ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और सेल्स ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में क्या डिफरेंस है, बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर हो गया तो पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो, जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, ये मेनली फोकस सेल्स पे ही करने वाली है। सेल्स और आज की तारीख में कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इसमें जुड़ जाता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इसमें इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। जो अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन थी वो सेल्स की जगह किसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करती थी? प्रोडक्शन पे, क्योंकि उनको पता था कि कैसा भी प्रोडक्ट बना लो सेल होना ही है, सेल होना ही है। मींस कि वो मार्केट ओरिएंटेड होने की जगह, कस्टमर ओरिएंटेड होने की जगह प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन थी। जब वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन थी तो उनके बीच में एक डिफरेंस आता था कि ये जो सेल्स है तो कस्टमर के ऊपर ध्यान देगा, और यहां पर जो प्रोडक्ट है यहां पे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा कि मैक्सिमाइजेशन हम प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। और अब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल्स के ऊपर फोकस करती है। तो सेल्स के ऊपर फोकस करने का मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने से ज़्यादा भी है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे है। क्यों? क्योंकि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। बचपन से अपन सुन रहे हैं, मतलब जब से अपन ने MBA शुरू किया है, मैनेजमेंट की फील्ड में आए, कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो यदि कस्टमर कोई किंग है तो उसकी बात माननी पड़ेगी। वो जो क्वालिटी मांग रहा है, वो जो डिमांड कर रहा है, वो मांगना पड़ेगा। आज कोई नई मोटरोला की कंपनी आती है, नया फ़ोन लेकर आती है, ठीक है। आज जैसे कि विंडो के, नोकिया के फ़ोन आउटडेटेड हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि लोग एंड्रॉइड पसंद कर रहे थे, लोगों को यूज़र फ्रेंडली पसंद था, लोगों को विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम पसंद नहीं आ रहा था। जब वो पसंद नहीं आ रहा था तो मार्केट से क्या हो गई? वो कंपनी आउटडेटेड हो गई। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस मोर हैं। आज आप मोबाइल लेने जाओगे तो आपके पास 6-7 ऑप्शन है कि कौन सी कंपनी में भी कौन सा वाला पीस लिया जाए, तो करीबन 100+ ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं हमारे पास। हमको कौन सा मोबाइल फ़ोन करना है, एक बजटेड रेंज रख दीजिए 30,000 रुपये, 25,000 रुपये, तो हम ये मान लेते हैं हमारे पास 100 ऑप्शन अवेलेबल है। गेटिंग माई पॉइंट। अगर ठीक है लेविश में चले गए, एप्पल वगैरह में, तो थोड़ा सा बढ़ जाता है बजट, इसलिए कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है आज की करंट एरा की, उसको सेल्स ऑर्गेनाइजेशन ही बोलते हैं। अब ये जो सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना है तो सबसे पहला कल्चर डेवलप करना होता है। कल्चर क्या हो गया? क्वालिटी कंट्रोल का काम हो गया। प्रोस्पेक्ट कस्टमर यानी कि प्रोस्पेक्टिव कस्टमर यानी कि पोटेंशियल कस्टमर, आप कह सकते हो कि पोटेंशियल कस्टमर आने वाले समय में हमारे, तो हमको हर किसी से साथ रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना होता है। कंपनी को मार्केट में न्यू अपडेट करना होता है। कंपनी को एक कैसा कल्चर, अपडेटिंग का कल्चर अडॉप्ट करना होता है ना। मिशन स्टेटमेंट, कॉर्पोरेट कल्चर इसके अंदर अडॉप्ट किया जाता है। टैलेंट के ऊपर जोर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आज एक एम्प्लॉय भी क्या माना जाता है? HR माना जाता है। ह्यूमन को क्या बोलते हैं? रिसोर्स बोलते हैं। पहले रिसोर्स नहीं होता था। पहले जो मैं काम कर रहा हूँ कोई और भी कर रहा है, कोई और भी कर रहा है, लेकिन अब एक स्पेशल काइंड ऑफ टैलेंट, स्पेशल काइंड ऑफ स्किल, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल करने के लिए। तो जब अपन को बिल्ड करना है ऑर्गेनाइजेशन, जब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एक कंपनी बिल्ड करनी है, इसको इस तरीके से मानिए, आप एक सेल्स यूनिट की कंपनी बिल्ड करना चाह रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपन को उसमें कल्चर, मिशन, विजन में बताना होगा। उसके बाद उसमें एक टैलेंट एक्विजिशन करना होगा, टैलेंट का रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन के पॉइंट्स होंगे। द मार्केट के ऊपर अपना एक्वायरेशन होगा। मार्केट कौन सा? मीन्स जहां पर हमारा टारगेट कस्टमर रहता है। कहां पे? जहां पे हमारा टारगेट कस्टमर रहता है, वो हमारा मार्केट है।
पहले तो ओल्ड एज में डेफिनेशन होती थी, मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। मार्केट इज द प्लेस वेयर बायर एंड सेलर मीट। मार्केट वो जगह है जहां पर बायर और सेलर मिलते हैं और सेलिंग और बाइंग का काम करते हैं या उसके बारे में टॉक करते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन वर्चुअल होने के कारण वो प्लेस का वर्ड भी हट गया, तो केवल बायर एंड सेलर मीट का ऑप्शन आ गया, तो उसको कह गया मार्केट। ठीक है, वैल्यू प्रपोर्शन एंड पोजीशनिंग। वैल्यू प्रपोर्शन एंड पोजीशनिंग का मतलब है कि हम हमारे ब्रांड को क्या बनाना चाहते हैं, हमारी कौन सी आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे कि एप्पल ने डिसाइड कर रखा है कि वो प्रीमियम रेंज में ही फोन सेल आउट करेगा। ठीक है, एक एप्पल ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, इसकी जगह आप ओप्पो कंपनी ले लेते हैं। इन्होंने ओप्पो, वीवो, इन्होंने डिसाइड कर रखा है कि ये मिड रेंज में जो मेजर पॉपुलेशन का एरिया है इसमें मोबाइल कवर अप करते हैं। ठीक है, ये जो गैप अभी इनके एप्पल और ओप्पो के बीच में कवर अप हुआ है, इसको कौन सी कंपनी ने कवर किया है? नथिंग करके एक कंपनी आई है। ठीक है, नथिंग करके कंपनी आई है, उसने ये गैप फिलअप करने की, यानी कि जो एप्पल अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन ओप्पो और वीवो से ज़्यादा फंक्शन की रिक्वायरमेंट चाहते हैं, नथिंग करके कंपनी उनको एक स्मार्टफोन दे रही है। तो ये इस तरीके का अपन को एक कल्चर डेवलप करना है, एक वैल्यू बनानी है, ये सारी चीज़ें अपन को पहले जॉट डाउन करनी। इट्स लाइक कि बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस कितने पॉइंट्स अपन को कंसीडर करने हैं, वो सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, पाइपलाइन मैट्रिक्स, पाइपलाइन यानी कि 5 साल में अपन ये करेंगे, 10 साल में ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, 6 महीने में ये करेंगे, रॉ मटेरियल यहाँ से लाएंगे, फिनिश गुड्स यहाँ पे ट्रांसफर होगा, टारगेट कस्टमर ये रहेंगे, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी ये रहेगी। और स्टार्ट विद द लीड जनरेशन। सिंपल सी बात है कि अपने को जब कोई आगे से कॉल आती है, प्रॉब्लम आती है, तो उसका सॉल्यूशन मिलना शुरू होता है। तो लीड जनरेशन से ही अपन सारी की सारी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन डील करते हैं। फिर मैनेजमेंट में कौन सा किसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, कौन सुपरवाइजर रहेगा, कौन लेबर रहेगा, कोई टॉप मैनेजमेंट में रहेगा, कौन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव रहेगा, कौन सेल्स में रहेगा, कौन प्रोडक्शन में रहेगा, वो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करना। देन रिपोर्टिंग, उनकी रिपोर्टिंग क्या होगी, रिपोर्टिंग किस बेसिस पे होगी, 6 मंथली होगी, एनुअल होगी, वीकली बेसिस पे होगी, कौन सी रिपोर्ट कौन बनाएगा, कौन रिपोर्ट किसको कहां पे रिस्पॉन्सिबल करेगा, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आती है। अब टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर स्ट्रक्चर। टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कितने टाइप्स होते हैं। अच्छा, किसी ऑर्गेनाइजेशन के टाइप भी पूछ लिया गया, अगर आपसे सेल्स वर्ड हटा दिया गया, क्योंकि अपन खड़े सेल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन में है, तो अगर ये हटा दिया गया और अपन ने देखा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर भी वही टाइप्स हैं जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। मैं क्या कह रहा हूँ कि टाइप्स ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ही पॉइंट है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट नहीं है, सिंपल है। लाइन एंड स्टाफ, अभी मैं चारों याद करा दूंगा आपको, है ना। फंक्शन, कमिटी दे दी इसमें, जैसे मैट्रिक्स आता है। ठीक है, अब चारों याद कर लेते हैं अपन। लाइन एंड स्टाफ, कमिटी और फंक्शनल। अब सुनिएगा, जब एक स्ट्रक्चर याद करना है केवल अपन को शांति से, इसको बोलते हैं टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट। ठीक है, जब ये इस तरीके से चलता रहता है सिंगुलर, यानी अपवर्ड हायरार्की या डाउनवर्ड हायरार्की, एक काम का एक बंदा है, एक ऑफिस है, एक टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट, तो ये बोला जाता है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। अब इसका एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ है हेड, यहाँ है हेड, यहाँ है सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ है सुपरवाइजर और यहाँ है आपका लेबर। ठीक है, तो ये लाइन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो गया। अगर मेरे को लाइन एंड स्टाफ में लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या एक्सपर्ट हायर कर देता हूँ, जैसे सुपरवाइजर तो रखा मैंने, एक मैनेजर भी रख लिया। इसलिए तो कहा जाता है एमबीए करके मैनेजर बनोगे। क्यों? क्योंकि भैया वो एक्सपर्ट है उनकी आइडेंटिफाइड फील्ड में। आपको मार्केटिंग का बना दिया गया मार्केटिंग मैनेजर, तो मार्केटिंग मैनेजर तो सुपरवाइजर एक अलग जॉब है। ठीक है, सुपरवाइजर एक अलग काइंड ऑफ जॉब है जो प्रोडक्शन रिलेटेड एक्टिविटी देख रहा है, जो टूल्स एंड टेक्निक्स रिलेटेड एक्टिविटी देख रहा है, जो लेबर कंट्रोल की एक्टिविटी देख रहा है। लेकिन मैनेजर जो है वो कौन है? वो एक्सपर्ट है उस फील्ड में, उसको एक सुपरवाइजर को गाइड करना है, उसको एज वेल एज लेबर से कोऑर्डिनेट करना है कि एक फ्रूटफुल एक्टिविटी कैसे हो सकती है। तो जब मैं लाइन होगा तो ये तीन ही बंदे एग्जिस्ट करेंगे। जब इसके अंदर मैं अगर लाइन एंड स्टाफ कर देता हूं, लाइन एंड
स्टाफ कर देता हूं तो हमारे पास मैनेजर नाम का व्यक्ति भी आ जाएगा जो एक्सपर्ट होगा। क्लियर हो गया। लाइन के अंदर तो 3 बंदे, लाइन एंड स्टाफ के अंदर हमने ऐड कर दिया। अब आ जाते हैं फंक्शनल बेस पे। ठीक है, फंक्शन के अकॉर्डिंग, अब जब मैं फंक्शन के अकॉर्डिंग आता हूं तो सेल्स मैनेजर अलग हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर अलग हो गया, ठीक है, सेल्स अलग हो गया, प्रोडक्शन अलग हो गया, स्टोर अलग हो गया, है ना, स्टोर अलग हो गया, इनका यहाँ पे सुपरवाइजर आ गया, फिर लेबर आ गया। अब यहाँ पे हेड भी हो सकता है या मैनेजर भी हो सकता है और इसके ऊपर हेड भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा, कितनी कंपनी बड़ी है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे नंबर ऑफ पोजीशनिंग स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा है, कोई दिक्कत आई जब अपन किसी वर्क के अकॉर्डिंग डिवीजन कर देते हैं ऑर्गेनाइजेशन का कि सेल्स डिपार्टमेंट अलग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग, अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग, स्टोर डिपार्टमेंट अलग, तो वो फंक्शन के अकॉर्डिंग हो गया, तो उसको फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कह दिया। जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, तब थोड़ी सी बड़ी होती है तब अपन एक्सपर्ट लगते हैं तो मैनेजर काइंड भी आ जाते हैं, तो लाइन एंड स्टाफ हो गया। ठीक है, 3 समझ में आ गए। अब एक तो होता है मैट्रिक्स, लेकिन अपने इसके अंदर जो दिया है कम्युनिकेशन को छोड़ के इस जो बुक के अंदर है वो है कमिटी। कमिटी के अंदर क्या हुआ कि एक स्पेशल पीपल्स आए जो पर्टिकुलर एक नॉलेज रखते हैं किसी पर्टिकुलर टास्क के अंदर, तो इनको अपन ने क्या दिया, असाइनमेंट दिया, है ना, असाइनमेंट अलॉट किया या कोई टास्क अलॉट करी और इनसे वो फुलफिल कराया, यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब ग्रुप ऑफ पीपल आए तो उनको बोल दिया गया कि भैया प्रोडक्शन आपको देखना है। अब उनमें कौन लेबर है, कौन मैनेजर है, कौन हेड है, कोई नहीं, आपको 4 जनों को मिलकर एक्टिविटी देखनी है, आपको 4 जनों को मिलकर सेल्स की एक्टिविटी देखनी है, आपको 10 जनों को देख के स्टोर की एक्टिविटी देखनी है, आपको 5 जने देख के ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी देखनी है। तो ये क्या है, ये कमिटी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्पेशल टास्क के लिए करी जाती है। यानी कि ये लाइन एंड स्टाफ या फंक्शनल, आजकल तो वैसे फंक्शनल ज़्यादा चलता है क्योंकि लार्ज स्केल की ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रहती है, तो जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं वहां पर कभी कभी कमिटी का भी उदय हो जाता है। यानी कि कोई स्पेशल टास्क है, मान लीजिए कोई ऑडिट आ गई तो ऑडिट के लिए हमने एक सेल्स का बंदा लिया, एक मार्केटिंग का लिया, एक फाइनेंस का लिया और तीनों को बैठा के कहा कि आप ऑडिट का काम करिए। तो ये असाइनमेंट आया, कोई टास्क आई, तो उसके अकॉर्डिंग जब अपन को जमाना होता है तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया है। बहुत ही सिंपल पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकेंड, हाँ, तो यहां पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आए। अब सेल्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अपन ने वो 4 काइंड्स तो देख लिए, जो मेन इसके 4 काइंड्स है। अब है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है, ज्योग्राफिकल, प्रोडक्ट, कस्टमर बेस्ड और कस्टमर बेस्ड 2 बार आता है। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है कि ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग अपन डिसाइड करते हैं। लाइक इज अ सिंप्लिसिटी, इज सेल्स पर्सन अराइव द टेरिटरी, एक सेल्स पर्सन अपन ने असाइन कर लिया, ये जयपुर आपका, वाराणसी आपका, लखनऊ आपका, या कह दिया पूरा यूपी एक बंदे का, राजस्थान एक बंदे का, गुजरात एक बंदे का, ये अपन ने असाइनमेंट कर दिया। तो ये ज्योग्राफिकल वाइज असाइनमेंट हो गया। यहाँ पर हेड भी वही है, सुपरवाइजर भी वही है, लेबर भी वही है, सारी चीज़ें अपन ने ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स को असाइन कर दी तो इसमें कमिटी भी ज्वाइंट हो जाती है, कभी इंडिविजुअल को असाइन कर दी तो उसको ज्योग्राफिकल बेस बोला जाता है। एक ग्रुप ऑफ डिवीजन, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे डी मार्ट, बिग बाजार, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन रिलायंस ये भी करती हैं। ये सारे मिक्स चलते हैं उसके अंदर, कहीं पे उनका स्टाफ ही चलता है, कहीं पे लाइन एंड स्टाफ चलता है, सॉरी कहीं पे लाइन ही चलता है, कहीं पे लाइन एंड स्टाफ चलता है, कहीं पे ज्योग्राफिकल बेस चल रहा होता है और कहीं पे फंक्शनल चल रहा होता है। और जैसे हेड ऑफिस है वहाँ पे फंक्शनल चल रहा है, फंक्शनल के अंदर उन्होंने कमिटी बना दी, या फंक्शन के अंदर उन्होंने ज्योग्राफिकल बेस बना दिया। क्लियर हो रहा है ना। ये 4 टाइप्स तो अपन ने पढ़ ली हैं, 4 के और सब हेड्स हैं जो कम इंपॉर्टेंट है लेकिन अपन को पढ़ने। अब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन स्ट्रक्चर। अब प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि एक प्रोडक्ट लाइन होती है, जैसे कि आप मान लीजिए कोई FMCG का प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है, कोई CS में बीटेक किया हुआ है तो वो IT सेक्टर के प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है, मैकेनिकल वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी कि ये कहलाता तो फंक्शनल बेसिस पे ही है, लेकिन एक कंपनी बहुत सारे
डिफरेंट लाइंस के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर करती है, डिफरेंट लाइन में, लाइक कि पतंजलि क्या कर रही है, एफएमसीजी प्रोडक्ट भी ले आई है, कपड़े भी ले आई है, अप्रैल मार्केटिंग भी कर रही है, ठीक है। उसके अलावा मेडिसिन का एक उनका एरा चल रहा है उनका, कि आप मेडिसिन के प्रोडक्शन जो चल रहा है, उनकी दवाइयाँ जो आती हैं वो अलग ही चल रहा है। तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन उन्होंने रख रखा है, जहाँ पर उन्होंने वेद बैठा रखे हैं वो मेडिसिन के लिए बैठा रखे हैं, जहाँ पर एफएमसीजी के लिए है वहाँ पर उनके मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, जहाँ पर उनका अप्रैल है वहाँ पर उनके डिफरेंट काइंड ऑफ पर्संस हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट है कस्टमर बेस्ड। अब एक तो इंडस्ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर और एक अकाउंट साइज स्ट्रक्चर। इंडस्ट्री बेस्ड यानी कि अपन ने जो प्रोडक्ट सेम सप्लायर सेम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, जो कस्टमर बेस क्या होते हैं, कस्टमर के अकॉर्डिंग अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन डिवाइड कर देते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कस्टमर है वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग, जहाँ पर कम कस्टमर है वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग। ये बात हो गई। एक ही सप्लायर एक ही इंडस्ट्री से अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ रहा है तो वो इंडस्ट्री बेस्ड कहलाएगा, और अगर नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग अपन कस्टमर डिवाइड कर रहे हैं तो वो अकाउंट साइज कहलाएगा। लाइक कि अपन बात कर लेते हैं कि राजस्थान में, उसमें भी जयपुर में एफएमसीजी के अपन को कस्टमर बेस डिसाइड करना है, और एफएमसीजी में भी अपन को जो नॉर्मल अपन ले लेते हैं, सर्फ ले लेते हैं, पाउडर ले लेते हैं, सोप ले लेते हैं, चलो ठीक है, सोप का, वो भी बाथिंग सोप, नहाने वाला, ठीक है, बाथिंग सोप। तो ये बाथिंग सोप के अगर अपन ने कस्टमर डिसाइड कर लिए इस प्रोसेस से चलकर, तो ये कस्टमर बेस्ड हो गया। लेकिन अगर मैंने इस तरीके से डिसाइड करा है, ये इंडस्ट्री बेस्ड हो गया, सॉरी, इंडस्ट्री कस्टमर बेस्ड हो गया। लेकिन अगर मेरे को डिसाइड करना है अकाउंट साइज में, लाइक कि जयपुर मैंने कहा कि 10-15 लाख पोटेंशियल कस्टमर, वाराणसी मैंने कहा कि 18 लाख पोटेंशियल कस्टमर, और इसके अकॉर्डिंग मैंने मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करी, तो ये क्या सा कहलाता है, कस्टमर बेस तो है ही, लेकिन अकाउंट साइज। अब यहाँ पर एप्पल जो कंपनी है, मैं आपको उसका एग्जांपल दे रहा हूँ, एप्पल जो कंपनी है वो इंडस्ट्री बेस्ड स्ट्रक्चर में चलती है। वो सोच रही है कि यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्री है, हम भी यहाँ पे जाना चाहते हैं। और दूसरी जो जियो है वो अकाउंट साइज पे चलती है, दोनों कस्टमर बेस पे ही चल रहे हैं, लेकिन एप्पल जो है वो इंडस्ट्री बेस पे चल रही है और जियो जो है वो अकाउंट साइज पे चल रही है। जहाँ पर लार्ज वॉल्यूम में डाटा जनरेट हो रहा है, इंडस्ट्री रिलायंस वहाँ पे जाती है, और जहाँ पर इंडस्ट्री बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, इंडस्ट्री का ज़्यादा रुझान है, मतलब कि ज़्यादा कंपनीज वहाँ पर ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, या हम उनके साथ जो बाइंग बिहेवियर ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जहाँ पर पोटेंशियल हो सकता है, वहाँ पर वो कंपनी जा रही है। क्लियर हो गया? एप्पल और जियो का एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन भी क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अब कौन से रह गए? ज्योग्राफिकल। चारों सिंपल है, ज्योग्राफिकल, प्रोडक्ट, कस्टमर 2 बार है, एक इंडस्ट्री बेस्ड है और एक अकाउंट साइज बेस्ड है। इसके अलावा अपन ने लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल और कमिटी 8 पढ़ लिए हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए अपन ने इसको काफ़ी डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ा है। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट तो नहीं हो रही है, थोड़े और एग्जाम्पल मॉडिफाई करने हैं तो वो भी बताइए। जो भी आप अपडेट देंगे बहुत वेलकम है, और पूरी मेहनत चल रही है हमारी तरफ से कि आपको जल्द से जल्द सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जाए। और लास्ट 2 यूनिट्स ओल्ड वीडियोज़ है ना। फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेल्स पर्सन। अब सेल्स पर्सन क्या है? जो माल बेच रहा है, ठीक है। अब माल बेचने वाले की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोडक्ट के बारे में बताए, नेगोशिएशन कर ले, भावताव कर ले, है ना। इसके अलावा उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे, इसके अलावा कस्टमर का भी फीडबैक नोट करे। यही सारी की सारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है उसकी? देखिए, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करे कि हाँ, जैसे दुकान पे गए, हाँ सर क्या चाहिए, ठीक है, तो वो कौन सेल्स पर्सन अपन से पूछता है? मालिक नहीं पूछता है, ठीक है। मालिक तो ठीक है, उस समय अगर नहीं फ्री होता है तो वो भी पूछ लेता है, लेकिन एक्चुअल में सेल्स पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेजेंटेशन करना, प्रोडक्ट को बताना, उसके फीचर्स बताना, सारी चीज़ें। नेगोशिएशन करना, ऑलरेडी फर्स्ट प्रोसेस के अंदर नेगोशिएशन, प्राइस की बार्गेनिंग वो कर लेता है। क्लोजिंग ऑफ द सेल, यानी सेल्स को एंड कर देना, कस्टमर मालिक के पास ले जाना, सर ये सेल्स हो गई है, ये 2000 रुपीज़, और ये बंदा है, ये चीज़ खरीदना चाहता है, इसको पैसे दीजिए और जाने दीजिए, ठीक है। ये तो उसके प्राइमरी काम है।
प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि वो आइडेंटिफाई करता है ये क्या चीज़ खरीद रहा है और क्या चीज़ खरीद सकता है। ठीक है, आप एक बार शर्ट में दुकानों पे गए अपन शर्ट लेने के लिए, उसने आपको जीन्स भी दे दी, उसने आपको पैंट भी दे दी, आप जीन्स लेने के लिए गए, उसने आपको शर्ट भी दे दी, उसने आपको टी शर्ट भी दी। प्रोस्पेक्ट करा, उसने अप्रोच करा, वो सोच रहा है दिमाग में कि आइडेंटिफाई करना उसको कि ये वो चीज़ खरीद भी सकता है। ठीक है, इसके अलावा कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना, पता लगाना कौन कितनी बार आ रहा है क्या है और अगली बार कितनी बार मेंटेन किया गया है। सेल्फ मैनेजमेंट करना, सेल्फ मैनेजमेंट यानी कुछ रेगुलेट करना, यहाँ पर चीज़ें देखना कि जो आपकी शॉप है वहाँ पर सारी चीज़ें सही हो रही हो नहीं हो रही हो, कहाँ पे कौन सी चीज़ें आइडेंटिफाई की जा सकती है, रेक्टिफाई की जा सकती है। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, कोई कंप्लेन आती है कस्टमर की तो फर्स्ट प्रोसेस में उसको सेल्स पर्सन देखता है, अगर वहाँ पर ग्रीवियंस सॉल्व नहीं होता देन बॉस के पास जाना। और प्रोवाइडिंग सर्विसेज, जैसे आफ्टर सेल सर्विसेज की बात हो रही है यहाँ पर, ये उसके प्राइमरी और सेकेंडरी वर्क है। बार बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया है, सेल्स पर्सन के नाम से आया, सेल्स एग्जीक्यूटिव के नाम से आया, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के नाम से आया, सबके अंदर आंसर यही है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। सारी चीज़ें सिंपल चल रही है अभी। फिलिंग सेल्स पोजीशन, अब फिलिंग सेल्स पोजीशन का मतलब कि मेरे को क्या करना है मेरी कंपनी के अंदर। आप कंपनी छोड़ते हैं, अपन एक शॉप से शुरू करते हैं। एक शॉप के अंदर एक अप्रैल की शॉप से, और वहाँ पर मेरे को एक टी शर्ट सेल करने वाले बंदे की ज़रूरत है। ठीक है, टी शर्ट उसको सेल करनी है और वहाँ पर उसकी बंदे की ज़रूरत है, और सैलरी हम दे रहे हैं उसको 16,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, जो बंदे आएंगे टाइमिंग उसका रहेगा 9 to 9, यूजुअली 12 आवर्स की शिफ्ट रहती है, 12 घंटे का काम रहता है, ये तो 10 से 9 भी रहता है, कहीं कहीं डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। 9 to 9 की जॉब रहती है, टी शर्ट उसको बतानी है और पोटेंशियल बायर्स बाय करवाने हैं और अपनी सेल्स बढ़ानी है। तो ये क्या हो गया, अपनी टी शर्ट दिखाने का उसकी एक जॉब हो गई और ये फिल करवानी है। अब ये फिल करवाने के लिए अपन क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करेंगे। यही रिक्रूटमेंट सिलेक्शन बार बार एग्जाम में पूछे गए। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, शॉप के अंदर एक बंदे को हायर करना है, खुद को एज ए ओनर समझो। आज खुद की शॉप है कि नहीं, आप में कितने जनों की मुझे नहीं पता, लेकिन 5 मिनट के लिए मान लीजिए आप दुकान के मालिक हैं और आपके पास एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है जिसमें बहुत सारी टी शर्ट रखी हुई है, बहुत सारे अप्रैल के शर्ट्स रखी हुई है, जीन्स रखी हुई है ना, और आपको एक टी शर्ट वाले बंदे की ज़रूरत है। तो ये रिक्रूटमेंट की बात हो गई, सिलेक्शन की बात हो गई, और यही सारे पॉइंट्स अपन को लिखना है। अब फिल करना है। अब सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, अब जो टी शर्ट सेल करवानी है उसके अंदर अपन चेक करेंगे कि कौन से बंदे को चेक कर रिक्रूट करना है। ठीक है, उसके अंदर आ रहा है पहला सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखना है, सीनियर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रखना है, कॉमर्शियल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब कॉमर्शियल क्या है, जो इंडस्ट्री में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी होलसेलर के लिए रख रहे हो आप, ठीक है, तो कॉमर्शियल वर्ड यूज करते हैं। रिटेलर के लिए तो अपन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, कॉमर्शियल का मतलब ही क्या हुआ, इंडस्ट्री के लिए अपन को सेल्स करना है। ठीक है, जैसे ओयो है, ओयो के रूम मिलते हैं, अपन जो गूगल पे बुकिंग कर रहे हैं, ये इस पे बुकिंग कर रहे हैं, ओयो, गो आईबीबो, या आप कह सकते हो मेक माई ट्रिप। इसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो होता है कॉमर्शियल का। कॉमर्शियल का एप्लीकेशन से थ्रू नहीं होता, कॉमर्शियल का डायरेक्ट अपन को अप्रोच करनी होती है। वो बोलते हैं हम आपके 20 बंदे, 30 बंदे, 15 बंदे हायर रखेंगे, 20 कमरे आपके लिए हमेशा हायर रहेंगे आपकी कंपनी की तरफ से। आपके मार्केटिंग के बंदे कभी भी यहाँ आके रुक सकते हैं, स्टे कर सकते हैं, और कंपनी उसका बिल जनरेट करके देगी। तो ये कॉमर्शियल सेल्स होती है। ठीक है, जो जिसका टारगेट कौन होता है, इंडस्ट्री होती है बेसिकली, है ना। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या तो आपको पार्ट टाइम रखना है, फुल टाइम रखना है, यानी ये फुल टाइम वाला हो गया। ठीक है, अब मेरे को तो भैया टी शर्ट बेचनी है, ठीक है, उसमें सीनियर सेल्स रखना है। सेल्स एजेंट, सेल्स एजेंट क्या हो गया, कमीशन बेसिस पे ये बाहर जाएगा और आपकी टी शर्ट सेल करके आएगा। ठीक है, बाहर जाएगा और आपकी टी शर्ट सेल करके आएगा, कमीशन एजेंट होते हैं। 10 टी शर्ट बेचोगे, हर पे 100 रुपये मिल जाएंगे, 200 रुपये मिल जाएंगे, तो ये सेल्स एजेंट हो गए। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आपकी शॉप में ही रहेगा और एक आप उसको बैच वैच रहेगा, आपके अकॉर्डिंग ड्रेस कोड रहेगा, वो वाली चीज़ें। सीनियर सेल्स हो गया उन सब पे ऊपर सुपरविजन रखने के लिए, या वो सेल्स भी कर रहा होता है कॉमर्शियल इंडस्ट्री के लिए। अब मेरे को तो टी शर्ट बेचनी है और जूनियर लेवल पर बंदा चाहिए, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रख सकता हूँ या सेल्स एजेंट रख सकता हूँ, डिपेंड ऑन अवर बजट। पार्ट टाइम रखना है, फुल टाइम रखना है, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट। ठीक है, हाँ, अब उसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस क्या आता है किसी को भी हायर करने का, वो आता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को अपन क्या बोलते हैं, कॉल फॉर द जॉब, कॉल फॉर द जॉब, जॉब के लिए आवाज़ लगाना केवल, ये क्या होता है, रिक्रूटमेंट। यानी बताना कि यहाँ पर एक टी शर्ट
सेल्स एग्जीक्यूटिव की आवश्यकता है। जिसको टी शर्ट सेल करना है, मेंस टी शर्ट सेल करना है, उसको 2 इयर्स का प्राइमरी एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी उसकी 16,000 है। वर्क टाइमिंग मॉर्निंग 9 to इवनिंग 9 रहेगा। बीच में 1 आवर का लंच ब्रेक रहेगा। महीने में 4 छुट्टियाँ रहेगी, एक एक्स्ट्रा सीएल रहेगी। 4 छुट्टियाँ नहीं, 4 संडे, ठीक है। हाँ, संडे के अलावा कोई छुट्टी नहीं। और संडे में तो वैसे वर्किंग रहता है, लेकिन जो यूजुअली शॉप्स के अंदर और डे 1 पे चल जाता है, कोई बुधवार ऑफ ले लेता है, कोई गुरुवार, ठीक है। यूजुअल फ्रेंकली आप जब जॉब पे जाएंगे तब आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएगी। तो ये रिक्रूटमेंट की बात हो गई। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है अपना सेल्स करने का। इसके अंदर अपन एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, इन हाउस रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, आउटर कर सकते हैं, किसी का ट्रांसफर पोजीशनिंग ये कंपनी में हो पाएगा। लेकिन अगर अपन शॉप करके बात कर रहे हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए अपन को न्यूज़पेपर में ऐड देना होगा, कैंपस प्लेसमेंट करना होगा, थर्ड पार्टी से बात करनी होगी, ठेकेदार से बात करनी होगी, एजेंसी से बात करनी होगी, पर्सनल किसी का रिकमेंडेशन आ जाता है, ये शॉप्स में ज़्यादा चलता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग स्टाफ से रिकमेंडेशन आ गया, किसी का स्पेशल रिक्रूटमेंट एजेंसी अपन ने किसी कंसल्टेंसी फर्म से ले लिया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एमबीए कॉलेज से अपन ने किसी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को उठा लिया, कॉलेज और एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो गया। प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी एक तरीके के स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होते हैं, उनको प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बोल दिया है। यही सारी चीज़ें हैं रिक्रूटमेंट। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं कि हमको इस बंदे की रिक्वायरमेंट है, हम यहाँ से हायरिंग करेंगे, और ये सिलेक्शन के लिए इंटरव्यू इस तारीख को होने वाला है। अब ये सिलेक्शन की स्टेप्स क्या है, सिलेक्शन की स्टेप्स, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, बार बार एग्जाम के अंदर। ये एग्जाम में मतलब आप ये समझो कि मार्केटिंग के पेपर में अंदर ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन द सिलेक्शन। अब ये स्टेप्स क्या है, सेलेक्ट करना है। सबसे पहले क्या आप भेजते हो, रिज्यूम भेजते हो, तो रिज्यूम का क्या होगा, एनालिसिस होगा। फिर क्या किया जाएगा, उसका प्राइमरी इंटरव्यू किया जाएगा, प्राइमरी के बाद मेन इंटरव्यू किया जाता है, फिर उसका हेल्थ केयर, मेडिक्लेम, ठीक है, मेडिकल चेकअप जिसको बोल लिया, और फाइनल ऑफर लेटर हो गया। इसकी स्टेप्स हैं, ये तो अपन ने, मैंने आपको यूजुअली बता दी। इसकी बुक के अंदर स्टेप्स दी हुई है, आइए देख लेते हैं जल्दी से। अब मिस्टर पिंटू चले गए नौकरी के लिए, या सॉरी, इनको तो रिक्वायरमेंट थी, इनको तो टी शर्ट बिकवाना था। तो इन्होंने सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एप्लीकेशन आई, इनके पास जितने भी एप्लीकेशन आई, 30 एप्लीकेशन आई, इनको 2 बंदों को रखना है, ठीक है। स्क्रीनिंग करी उन एप्लीकेशन में से कौन का एक्सपीरियंस अच्छा है, कौन ज़्यादा बेटर है, जिनका फ्रूटफुल है, और कोई ऐसा तो नहीं है जो बेचने आया है लेकिन उसको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है। अगर फ्रेशर है तो उसको अलग रखा, मेन को अलग रखा, और जो मोस्ट रिलेवेंट है, जिनके कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, उनको अलग रखा। फिर उनका प्राइमरी इंटरव्यू लिया, टेलीफोनिक होता है यूजुअली, जिसमें पूछ लिया जाता है इस तारीख को इंटरव्यू, आप कंफर्टेबल हैं, हमारे पास ये जॉब है, आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आइए, ठीक है। फिर एक रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, अगर थोड़ा हाई लेवल पे कंपनी अगर हायर करती है तो रिटर्न टेस्ट भी कराती है। बेसिकली TCS, विप्रो, ठीक है, इन्फोसिस, जो बड़ी बिग फर्म्स होती हैं, रिलायंस हो गई, वो रिटर्न टेस्ट रखती हैं, वरना यूजुअली सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए हमेशा ओरल टेस्ट ही और इंटरव्यू ही होता है। फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। यहाँ पर सेल्स की बात कर रहा हूँ इसलिए रिटर्न टेस्ट नहीं होता, बाकी हर जगह रिटर्न टेस्ट कंपलसरी माना जाता है, लेकिन फिर भी सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए रॉकेट सिंह करके एक पिक्चर आई हुई है, बहुत जोरदार पिक्चर है। सेल्स एग्जीक्यूटिव अगर आपको बनना है लाइफ के अंदर, कैसे बेचा जाता है, कैसे कंपनी के अंदर कंपनी बनाई जाती है, कैसे कंपनी में वर्कर से काम किया करवाया जाता है, सुपरवाइजर को कैसे मैनेजर बनाया जाता है, कैसे स्किल एनहांसमेंट करी जाती है, कैसे एक पियोन को बना दिया जाता है मैनेजर, तो रॉकेट सिंह करके आपको पिक्चर जरूर देखनी चाहिए। और अगर देख रखी है तो कमेंट करके मुझे बताएं कैसी लगी थी आपको। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है स्टोरी, लेकिन फिर भी ओवरऑल सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए बेस्ट पिक्चर है मेरे अकॉर्डिंग। तो इससे बढ़िया पिक्चर तो मेरे को फिर वो मैकडी वाली ही लगी थी, बाकी यही बढ़िया पिक्चर लगी, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, ठीक है, फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। फिर आपको इंडक्शन वीक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको बता दिया जाता है ये भैया आपकी बैठने की जगह, ये भैया आपका खाने की जगह, ये भैया आपकी घूमने फिरने की जगह, जहाँ पर आपको आपके पोटेंशियल कस्टमर ढूंढना है। अब इसके बाद जब बंदा रिक्रूट हो जाता है, सेलेक्ट होने के बाद, रिक्रूट होने के बाद सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट होने के बाद अपन उसको क्या कराएंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कराएंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अपन क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, आइडेंटिफाई करती है। आज मुझे कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना है, मैं किसी कंपनी में ज्वाइन करता हूं तो मेरी ट्रेनिंग अलग होगी, आप किसी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो आपकी ट्रेनिंग अलग होगी, कोई तीसरा बंदा ज्वाइन करेगा तो उसकी ट्रेनिंग अलग होगी, क्योंकि सबका नॉलेज ऑफ लेवल अलग अलग होता है। मेरा थोड़ा कम है, आपका थोड़ा ज़्यादा है, किसी और का थोड़ा और ज़्यादा होगा। तो ये जो ट्रेनिंग एंड लेवल है, ये सबका डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन को एक नीड अराइज होती है, उस नीड के अकॉर्डिंग अपन एनालिसिस करते हैं और एक ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करते हैं। फिर से बताता हूँ, एक ट्रेनिंग नीड अराइज हुई, ट्रेनिंग नीड अराइज होने के बाद अपन ने क्या करा, उसका ट्रेनिंग मॉड्यूल डिजाइन करा,
ठीक है, पहले तो आइडेंटिफिकेशन कर लिया कि आनंद को इस बात की सीखने की ज़रूरत है। फिर आनंद के सिखाने की जगह अपन ने उसका एनालिसिस करा कि इसमें बजट इतना लगेगा, इसमें ये रिक्रूटमेंट बढ़िया रहेगा, इसमें ये ट्रेनर बढ़िया रहेगा। रिक्रूटमेंट मतलब कि वो ट्रेनर है ना, इसमें ये ट्रेनर बढ़िया रहेगा, इतने वर्किंग आवर्स में स्किल सीख लेगा और इस पर इतना बजट लगेगा और इसका कंपनी को इतना बेनिफिट है, ये उसका एनालिसिस पार्ट हो गया। फिर अपन उसको डिज़ाइन कर लेंगे और फाइनली इंप्लीमेंट कर देते हैं। यही यहाँ पर चारों पॉइंट बताए गए हैं, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, डेवलप करना है यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम को। डेवलप करने से पहले एनालिसिस से पहले भी अपन आइडेंटिफिकेशन करते हैं, यानी कि नीड आती है। सबसे पहले क्या आती है, नीड, कि आवश्यकता है कि नहीं है ट्रेनिंग की। अगर आवश्यकता नहीं है तो देने की जरूरत नहीं। आज अगर मैं किसी को कहता हूं कि आइए मोबाइल में व्हाट्सअप की चैट कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा, तो आप बोलेंगे सर कोई आवश्यकता ही नहीं है, हमको ऑलरेडी आता है। तो देयर इज अ नीड, अगर होती है तो ही ट्रेनिंग आनी चाहिए। विदाउट नीड होती है तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। पहले तो नीड आई, फिर नीड में हमारा बजट कितना आया, नीड के बाद हमारा एनालिसिस पार्ट आता है जिसमें हम बजट डिसाइड करते हैं, जिसमें हम ग्रोथ डिसाइड करते हैं, जिसमें हम कितना पोटेंशियल अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद कितना नॉलेज गेन हो रहा है, वो सारी चीज़ें एनालिसिस करी गई और कंपनी को कितना फायदा हो रहा है और पर्सन को। फिर डिज़ाइन करा गया 30 डेज़ का, जैसे कि डिज़ाइन हो गया है। एक 30 डेज़ की वर्कशॉप है, कितने डेज़ की, 30 डेज़ वर्कशॉप है, डेली 2 आवर्स का टाइमिंग है, ऑन दी जॉब होने वाली है, यानी कि बंदा वहीं आगे। ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग, दो तरीके की ट्रेनिंग होती है। ऑन दी जॉब में आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहीं पे बंदा आके काम सिखा जाए तो ऑन दी जॉब। ऑफ दी जॉब आपको कहीं और कमरे में ले जाओ, वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वहाँ पे हो जाए, कहीं सिमुलेशन एक्सरसाइज हो जाए, तो वो ऑफ दी जॉब। ठीक है, अब आप MBA लेवल में पढ़ाई कर रहे हो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। BBA लेवल पे ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब का ही लेक्चर है मेरे। ठीक है, तो MBA लेवल पे ये सारी चीज़ें अपन को पता होती है। 2 आवर्स की ट्रेनिंग है, 30 डेज का होगा। इसके बाद अपन एक पर्टिकुलर एक स्किल, एक मशीन मान लेते हैं, Z मशीन है, उसको सीख जाएंगे और कंपनी को उससे 5000 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा पर डे का। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ में आया। तो और कंपनी का इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, 30,000 रुपीज़ हो रहा है। इस स्किल को सिखाने में 30,000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये कॉस्ट आ रही है और इससे प्रॉफिट 5,000 में होगा। तो 6 दिन के अंदर कंपनी का पैसा रिकवर हो जाएगा। ये पूरा एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद डिज़ाइन हो गया, डिज़ाइन में ये सारी चीज़ें आ गई और फाइनल अपन ने कर दिया। ये एनालिसिस का पार्ट भी और डिज़ाइन, एनालिसिस और डिज़ाइन साथ में चलता है कि किन करेगा, कौन रहेगा, ये सारी की सारी चीज़ें डिज़ाइन में आ जाती हैं। एनालिसिस में मेन बेनिफिशियरी, बजटरी अपन चेक कंट्रोल करते हैं और फिर इंप्लीमेंट कर देते हैं, फिर फीडबैक ले लेंगे अपन। ठीक है, डेवलपिंग एंड कंडक्टिंग सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, हाँ, अब सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर देखिएगा इन 2 तरीके के मेथड है। मैंने तो आपको बोला था ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब, लेकिन ऑन दी जॉब और ऑफ दी जॉब में भी थोड़ा सा सब डिवीजन करे हुए हैं। एक किसी इकलौते बंदे को सिखाना हो तो वो बोल देंगे इंडिविजुअल, और 2 या 2 से ज़्यादा बंदों को सिखाना हो तो वो बोल देंगे ग्रुप एक्सरसाइज। ठीक है, तो इंडिविजुअल अलग हो गया, ग्रुप अलग हो गया। तो जब हम ग्रुप में आ रहे हैं, इंडिविजुअल में आ रहे हैं, तो देखो ऑन दी जॉब ऑफ दी जॉब हो गई, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गए, और ग्रुप ट्रेनिंग मेथड के अंदर लेक्चर्स, डिस्कशन, रोल प्लेइंग, सेंसिटिव ट्रेनिंग, सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन। अब मैं इसको याद करवा देता हूँ। अकेला बंदा होगा तो क्या करोगे, इंटरव्यू लोगे, पर्सनल स्किल एनहांसमेंट करोगे, वर्कशॉप कर सकते हो उसके साथ आप ऑन दी जॉब के ट्रेनिंग वहीं पे खड़े होकर उसको बता सकते हो। ठीक है, और उसका रोल प्लेइंग करा सकते हो, लेकिन रोल प्लेइंग ग्रुप में ज़्यादा बेटर होती है, इसलिए रोल प्लेइंग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये उसके मेथड दिए हुए हैं। एक तो प्रोग्राम को इंस्ट्रक्शन दे दिया, मतलब मैनुअली उसको लिखने का काम, टेस्ट का काम, रीडिंग का मटेरियल प्रोवाइड करा दिया, और ये अपन ने उसको जाकर बता दिया, ये इंडिविजुअल को। और अगर मेरे को ग्रुप को सिखाना है तो लेक्चर लूँगा, वर्कशॉप लूँगा, कॉन्फ्रेंस लूँगा, ठीक है, रोल प्लेइंग कराऊंगा। इसके अलावा GD हो सकता है, ग्रुप डिस्कशन हो सकता है, GD यानी ग्रुप डिस्कशन है ना यहाँ पर, और डेमोन्स्ट्रेट करा जा सकता है कि ऐसे ऐसे अपन को ये काम करना है, वो वर्कशॉप, सेमिनार, कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। क्लियर, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यकीन मानो, मेरे साथ पढ़ते रहो, बिल्कुल मक्खन की तरह सब्जेक्ट निकलेगा और सबसे ज़्यादा स्कोर करके निकलोगे। बस सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा जल्दी जरूर बता रहा हूँ, एक बार लिखते हुए चलो, या ये नोट्स जो टेलीग्राम पे आने वाले हैं इसको नोट कर लेना, प्रिंट आउट निकाल लेना, मेरे इस वीडियो के साथ में देख लेना, है ना। स्क्रीनशॉट की प्रॉब्लम रह रही होगी, लेकिन मैं तब हट नहीं सकता हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मेरे को भी नोट करवानी। ठीक है, अब सेल्स फोर्स का मोटिवेशन क्या हो सकता है, सेल्स फोर्स का मोटिवेशन। अब मेरे को किसी बंदे से काम कराना, मैं टी-शर्ट के लिए उस बंदों को तो रख दिया, 2 बंदे आ गए, अब उनको मोटिवेट करना है कि भैया आइए काम करिए, तो उनके लिए मोटिवेशन क्या होगा, एक तो ट्रस्ट,
मैं उनके ऊपर भरोसा करूंगा, मैं उनसे काम करा रहा हूँ तो मैं उन पर क्या कर रहा हूँ, भरोसा कर रहा हूँ। नो व्हाट मेक्स देम टिक, पर्सनल एंड कलेक्टिविटी। व्हाट मेक्स देम टिक, टिक का मतलब कि वो नोटिस में आएंगे अगर वो अच्छा काम करेंगे। वो क्या काम करते हैं तो वो नोटिस में आते हैं, क्या अच्छा और क्या बुरा। ठीक है, रिवॉर्ड, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको रिवॉर्ड भी दिया जाए। ठीक है, कॉन्टेस्ट उनके बीच में लगाएं कि हु इज़ द बेस्ट सेल्स पर्सन, ये मोटिवेशन की टिल्स एंड टेक्निक है। टॉप परफॉर्मेंस को आप पब्लिसिटी करें, उसकी नोटिस बोर्ड पे लगा दो। ठीक है, ट्रेनिंग कराओ, टीम बिल्डिंग कराओ। ठीक है, ऑफन ऑफर डिफरेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन लाइक मॉनेटरी रिवॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड का पॉइंट रिपीट हुआ है, फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनपुट। अब देखिएगा एक सेल्स का बंदा क्यों मोटिवेटेड होगा, सबसे प्राइमरी रीजन है रिवॉर्ड, सेकंड है पब्लिसिटी, थर्ड है उसकी करियर ग्रोथ, फोर्थ है ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी, फिफ्थ है फ्लेक्सिबल टाइमिंग। आप दिन की 5 सेल्स अगर 1 घंटे में कर दो तो आप दिन भर सो सकते हो, ऐसा बहुत सी कंपनी वाले कहते हैं। आप 5 सेल्स कर दो। जेसीबी सेल्स की कंपनी, मान लो जेसीबी कोई कंपनी बेच रही है, वो कह रही है कि आप दिन की 1 जेसीबी बेच दो, उसके बाद आप पूरे 24 घंटे कुछ भी कर रहे हो, कंपनी वाले आपको परेशान नहीं करेंगे। ये बेसिक होता है, मतलब एक दिन की जेसीबी बेचना एक ह्यूज टास्क है। अगर न्यू स्क्रैच से बेचना, स्क्रैच से बेचने का मतलब वो बंदा है जो आपकी कंपनी में नहीं आया, जो आपके शोरूम पे नहीं आया, लेकिन आपको जेसीबी सेल करनी है। तो 25-30 लाख का आपको प्रोडक्ट सेल करना है, ज़्यादा का भी है, 40-50 लाख 70 लाख का प्रोडक्ट सेल करना है, तो इस टफ टास्क। लेकिन अगर कोई छोटा पेन वाला है तो उसको दिन भर काम करना होगा, तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर। तो मोटिवेशन क्या होते हैं, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला पैसा, रिवॉर्ड, इसके बाद पब्लिसिटी, इसके बाद एक कॉन्टेस्ट रख सकते हो आप उनमें, इसके बाद आप उनकी काउंसलिंग भी कर सकते हो, इसके बाद ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी है, और क्या कह सकते हैं अपन, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइमिंग के लेके भी उनको इम्प्रूवाइज हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं, चलिए सेल्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर टाइमिंग की अपना कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, फिक्स टाइमिंग नहीं है। अब डिज़ाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेल्स फोर्स। अब डिज़ाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में डिज़ाइनिंग का मतलब क्या है कि हम कैसे अपनी जो सेल्स फोर्स है, यानी मेरे पास आज रिक्रूटमेंट करके आए टी शर्ट बेचने वाले 18 एम्प्लॉयज़ हैं। कितने एम्प्लॉई है, 18 एम्प्लॉई है। तो मैं कैसे उनको एडमिनिस्ट्रेट करूंगा, इनको कैसे गवर्न करूंगा और इनका क्या रोड मैप रहेगा, इसकी एक सर्टेन प्रोसेस होती है। ठीक है, इसको पहले बोलते हैं डिजाइनिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेल्स फोर्स। पहली स्टेप के अंदर क्या करते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव फिक्स कर देते हैं। देखना बहुत जल्दी से सारी स्टेप सिखा रहा हूँ। पहली स्टेप के अंदर ऑब्जेक्टिव फिक्स कर दें। हमको सबसे ज़्यादा सेल्स अचीव करनी है, 30 यूनिट सेल करनी है हर एक बंदे को, तो एक ऑब्जेक्टिव सेल हो गया, और कस्टमर का फीडबैक लेकर आना है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड ऑब्जेक्टिव में स्ट्रेटेजी बता दी, आप ये 30 यूनिट तो बता दी कैसे सेल करोगे, अब ये बिकेगा कैसे, उसमें कौन पोटेंशियल कस्टमर होंगे, कहाँ पे आपको अप्रोच करनी है, क्या हम आपको टेलीफोनिक लीड दे रहे हैं, क्या ईमेल की लीड दे रहे हैं, या आप खुद उनके साथ जाके पर्सनली कॉन्टैक्ट करोगे, कहाँ से। थर्ड, आप टेरिटोरियल स्ट्रक्चर बना दिया, ये एरिया इसका, ये एरिया उसका, ये एरिया इसका, मतलब टेरिटरी के अकॉर्डिंग, यानी कि आप कह सकते हो जोग्राफिकल बेस्ड हो सकता है, कोई एज क्लास ग्रुप हो सकता है, कोई इनकम ग्रुप हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट स्ट्रक्चर कर दिया, एफएमसीजी आपका, ऑटोमोबाइल सेक्टर आपका। मार्केट स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट के अंदर अपर मिडिल क्लास आपका, लोअर क्लास आपका, टॉप लेविश क्लास आपका, ये इस तरीके से अपन स्ट्रक्चर। दिस आर ओनली डिवीजन। वैसे ये ऑब्जेक्टिव में फिक्स नहीं हो रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में तो केवल अपन ने बोला कि इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल करनी है। सेकंड स्टेप के अंदर बोला कि आपको कौन कहाँ से कस्टमर मिल रहा है, उसी के अंदर ये इंक्लूड रहता है कि ये डिवीजन भी है आपका। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये 3 स्टेप्स कंप्लीट हो गई और फिर इंप्लीमेंट के लिए भेज दिया जाता है। फोर्थ में अपन उनका फीडबैक ले लेते हैं। वैसे फोर्थ स्टेप लिखी हुई नहीं है, नेक्स्ट स्टेप अच्छा है, नेक्स्ट स्टेप करके लिखा है। हाँ, कंपनसेशन डिसाइड कर लिया और उनका अपन ने उनको इंप्लीमेंट कर दिया कि ये काम करना है। अब देखिएगा, डिज़ाइन करना, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन उनको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ऑब्जेक्टिव बता के उनको वर्क अलॉट करेंगे कि ऐसे काम करना है। वर्क मेथड भी बताएंगे उसके साथ। मेथड बताने के बाद उनका डिवीज़न करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, डिवीज़न करने के बाद उनको रिवॉर्ड में कंपनसेशन भी दे सकते हैं या उनका फीडबैक लिया जाएगा। पहले यहाँ फीडबैक ही रख सकते हो, फीडबैक, या इसको बोला जाता है सामान्य भाषा में रिपोर्ट, क्योंकि फीडबैक तो कस्टमर का होता है, एम्प्लॉय से अपन क्या लेते हैं, रिपोर्ट। ठीक है, क्लियर हो गया चारों पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। हाँ, सेल्स फोर्स कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, जो पैसा मिलने वाला है उसको कंपनसेशन कहते हैं। कंपनसेशन मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी 2 तरीके का होता है, यानी कि या तो रुपए में भी होगा
या विदाउट रुपए का भी होगा। तो सर नॉन मॉनेटरी कौन सा है? नॉन मॉनेटरी यानी कि जैसे कि बस फ्री कर दिया आपको, टेलीफोन फ्री कर दिया आपको, फ्रिंग बेनिफिट, फर्नीचर दे दिया आपको, कोई गिफ्ट कूपन दे दिए, जैसे दिवाली पे उपहार मिलता था हमको, कंबल दे दिए किसी ने, कभी वो प्रेस दे दी किसी ने, क्या दे दिया, तो ये क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, है ना। कोई अपन को फ्री कूपन दे दिए, फ्री मूवी टिकट दे दिए, कुछ इस तरीके का नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया, ठीक है। तो सेल्स फॉर नंबर ऑफ सेल्फ कंपनसेशन आपको समझ में आ गया मीनिंग। अब सेल्स फोर्स को कंपनसेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे फेयर बना रहता है, इससे अट्रैक्टिवनेस बनी जाती है, इससे मोटिवेशन होता रहता है। बेसिक पॉइंट है, अट्रैक्ट करता है बेस्ट सेल्स पर्सन को। ज़्यादा कंपनसेशन होगा तो ज़्यादा अच्छे इंप्लॉय आपके पास आएंगे। अमेजोन और गूगल के पास ज़्यादा अच्छे इंप्लॉय क्यों? क्योंकि वो हायर पैकेज देते हैं, ठीक है। कीप सेल्स फोर्स कनेक्टेड, इससे कनेक्टेड भी रहते हैं, हमको पता रहता है कि कितना मिलने वाला है, कितना नहीं मिलने वाला है। अगर अपन नंबर ऑफ बेस पे रखते हैं, 20 यूनिट्स होने पे आपका सैलरी इतनी है, 40 यूनिट होने पे इतनी है, ठीक है। लॉयल्टी बनी रहती है, कंपनसेशन आपको फेयर कंपनसेशन होगा तो लॉयल बना रहेगा। और साउंड एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अच्छा, ये चारों चीज़ें फेयर में ही है। अगर आपने फेयर की जगह फॉल्स समझ लिया, गलत कंपनसेशन दे दिया, तो सारी चीज़ें विपरीत हो जाती हैं। यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ डीमोटिवेट हो जाएगा, नौकरी छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो कंपनसेशन कैसा होना चाहिए? फेयर और टू बी अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन, ठीक है। अब इंसेंटिव और कंटेस्ट। इंसेंटिव और जो कंटेस्ट होता है, आप कह सकते हो कि अपन को इंसेंटिव प्रोग्राम बनाना है। मेरे को एक प्रोग्राम बनाना है कि आपने 40 यूनिट सेल करी है तो आपको 5000 का इंसेंटिव मिलेगा। 100 यूनिट सेल करी है तो आपको 20,000 का कंपनसेशन मिलेगा, ठीक है। 2 लाख का हो गया, हाँ, 20,000 का कंपनसेशन मिलेगा। और अगर आपने 1000 यूनिट सेल करी है तो आपको 1 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। 1 लाख नहीं, 10 लाख कर देते हैं, 10 लाख का कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये अपन ने एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक पे रोल बना दिया, फॉर एन एग्जांपल। तो ये कॉन्टेस्ट हो गया, सबके बीच में करना है। अब इसको सिंपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए। सिंपल यानी कि हर कोई समझ सके कि ये 40 यूनिट है, 60 यूनिट है, 80 यूनिट है। कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। एडुकेट होना चाहिए, अचीवेबल। एडुकेट का मतलब यहाँ पे अचीवेबल। फ्लेक्सिबल यानी कि अपन चेंज भी कर सकते हैं, कोई फर्स्ट में ऐसा नहीं है कि 1000 ही सेल करने पे रिवॉर्ड है, 40 पे भी कुछ मिलेगा साहब, है ना। तो फेयर होना चाहिए। फेयर यानी कि अनजस्टिफेबल भी नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने मान लो कि जेसीबी, जैसे कि अभी कौन सी कंपनी थी, जिलेट करके कंपनी थी, उसने डिविडेंड अनाउंस करा 5 रुपये, 50 रुपये, सॉरी 50 रुपये डिविडेंड अनाउंस करा और कंपनी का शेयर प्राइस है 5000। अब बताइए 5000 का कोई लेके बैठा है, उसको 50 रुपये यानी कि 1% के अकॉर्डिंग मिल रहा है ना। तो डिविडेंड कुछ काम का है। तो आपका कैसा होना चाहिए? फेयर होना चाहिए हमेशा। जब ये 40 है तो आपके यूनिट्स, अगर 40 जेसीबी सेल करने पे, है ना, 40 जेसीबी सेल करने पे उसको 5000 का कमीशन मिल रहा है तो कोई कमीशन नहीं है। 40 प्लॉट सेल कर दिया आपने, है ना, 10-10 लाख के, और 5000 का कमीशन दे रहे हो तो इट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। हाँ, इकोनॉमिकल होना चाहिए, यानी अपने भी बजट को सूट करना चाहिए, और इजी टू एडमिनिस्ट्रेट होना चाहिए। सारी की सारी टेबुलेशन फॉर्म में एक एग्जांपल से सिंपल, क्लियर होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है, और इकोनॉमिकल होना चाहिए। यह सारी पॉइंट हो गए। मुझे पता है 42 मिनट का लेक्चर हो गया है, आप थक चुके हो, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अपन ये वाली यूनिट कंप्लीट कर लें। इसलिए बस थोड़ा सा 3-4 स्लाइड्स और बची है, अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई थक गए हो मेरे को सुन के, मैं भी थोड़ा सा लग रहा है आपकी एनर्जी डाउन हो गई है, लेकिन पढ़ लो यार, एग्ज़ाम है ना। सेल्स फोरकास्टिंग, सेल्स बजट, सेल्स कोट। अब सेल्स फोरकास्टिंग क्या होती है? सेल्स फोरकास्टिंग यानी कि फ्यूचर में होने वाली सेल्स का अनुमान लगाना। इसकी कौन सी टेक्निक है? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेक्निक है, ठीक है। अब कौन कौन से मेथड है इसके अंदर? डेल्फी मेथड यानी ग्रुप ऑफ पीपल से क्वेश्चनर कराना। अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसको इस तरीके से, डेल्फी को क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। बाकी तो सब आप समझ जाओगे, इजी टू अंडरस्टैंड है। इसी को ही ग्रुप ऑफ पीपल से क्वेश्चनर कराया जाता है, कमिटी बैठती है, सर्वे करा लिया, ठीक है, अपन ने एवरेज निकाल लिया, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज निकाल लिया, ठीक है। एंड यूज मेथड से अपन ने चेक कर लिया, मार्केट शेयर से देख लिया, ट्रेंड से चेक कर लिया, रिग्रेशन मेथड लगा लिया, सिंप्लेक्स मेथड लगा लिया, कोरिलेशन मेथड लगा लिया। ये सारे के सारे टूल्स हैं एनालिटिक करने के, सेल्स फोरकास्ट करने के टूल्स हैं। सारे टूल्स ऑलरेडी आपको क्लियर होंगे, रिग्रेशन, कोरिलेशन, सिंप्लेक्स, इसके अलावा ये स्टैटिकल टूल है, इसके अलावा एवरेज, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज, और ट्रेंड एनालिसिस के मार्केट शेयर एनालिसिस, और एंड यूज़र, डेल्फी मेथड, सर्वे और पर्सनल इंटरव्यू, क्वेश्चन आर बेस पे।
ये सारी की सारी हो गई। अब सेल्स टेरिटरी डिज़ाइन। अब सेल्स टेरिटरी डिज़ाइन का मतलब क्या है कि एक कंपनी ने डिसाइड किया कि मेरे को लखनऊ में कितने होलसेलर की रिक्वायरमेंट है 7, कितने रिटेलर की रिक्वायरमेंट है 30, कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होलसेलर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कितने की रिक्वायरमेंट है 3। तो ये इन्होंने टेरिटरी वाइज करा। तो इसको बोला गया, अपन ने एक लखनऊ का अलग करा, उदयपुर का अलग करा, जयपुर का अलग करा, काशी का अलग करा, दिल्ली का अलग करा। तो ये क्या हो गया, सेल्स टेरिटरी डिज़ाइन हो गया। डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कस्टमर, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पोटेंशियल सेल्स की फोरकास्ट के ऊपर ये बेसिकली डिज़ाइन होता है। ठीक है, कितने फ्रेंचाइजीज, डिस्ट्रीब्यूटर, ऑपरेटर्स होने चाहिए, ये सारी की सारी सिंपल पॉइंट्स हैं। फैक्ट हाँ, इसमें कौन कौन सी चीज़ों पे डिसीजन लिया जाता है कि कितने हमारे नंबर ऑफ होलसेलर्स होंगे, सेल्स के अकॉर्डिंग, कस्टमर के अकॉर्डिंग। एक सेल्स ज़्यादा हो सकती है, कस्टमर कम हो सकते हैं ना, कस्टमर ज़्यादा हो सकते हैं, सेल्स कम हो सकती है, दोनों ही हो सकता है। 1000 जने मिलकर अगर FMCG का प्रोडक्ट लेने आते हैं, 1 रुपये की गोली लेने आए तो 1000 रुपये का काम हुआ। ठीक है, 1000 रुपये की सेल्स हुई। और 2 जने आए और 500 के 5,000 के 2 प्रोडक्ट लेके गए तो 10,000 की सेल्स हुई। तो दोनों में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, 5,000 का कोई प्रोडक्ट लेके गया, एक मोबाइल फ़ोन लेके गया 5,000 के 2 जने आके तो 10,000 की सेल हुई। और FMCG का कोई एक प्रोडक्ट लेके गया 1 रुपये का, तो 1000 जने भी लेके जाएंगे तब 1000 की सेल होगी। तो वहाँ पर अपन को उस 1000 जनों को मैनेज करने के लिए सेल्स फोर्स की आवश्यकता होगी। डिपेंड, याद एग्जाम्पल क्या दे रहा हूँ, मोबाइल फ़ोन बेचा है 2 जनों को, तो एक बंदा सेल्स के लिए काफ़ी है। लेकिन 1 रुपये का कोई फ़ोन बेचा है, 1 रुपये का कोई टॉफ़ी बेची है और वो बेची है 1000 जनों को, तो एक जना नहीं कर पाएगा, वहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाने होंगे। तो यहाँ पर सेल्स चेक करी जाती है, कस्टमर चेक करे जाते हैं, टेरिटरी चेक करी जाती है, पोटेंशियल फ्यूचर सेल्स चेक करी जाती है और हमारे एनुअल एक्सपेंसेस चेक करे जाते हैं हमारी सेल्स फोर्स डिज़ाइन करते समय। ठीक है, अब रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म सिंपल सा है कि जो भी सेल्स होती है इसको अपन को रिपोर्ट करना होता है, उसमें टेक्नोलॉजी अलाइनमेंट हो गया। आजकल तो क्या होता है कि जैसे मैंने बिग बाज़ार में थोड़ा सा वर्क किया था एक लाइव रिसर्च प्रोजेक्ट के थ्रू, अब हमने देखा था कि बिग बाज़ार में अगर उदयपुर डिवीज़न में कोई सेल होती है तो वो मुंबई डिवीज़न में तुरंत रिफ्लेक्ट होती है ऑन रियल टाइम कि यहाँ पर इस डिवीज़न में 4 लाख की सेल हो गई, 5 लाख की सेल हो गई, 10 इन अ डे 10 लाख की सेल हो गई, 12 लाख की सेल। तो टेक्नोलॉजी अलाइनमेंट से रिपोर्टिंग हो जाती है। फिर अपन तो भेजते हैं रिपोर्ट्स। और सेल्स एंड मार्केटिंग अलाइनमेंट, जो सेल्स टीम है और मार्केटिंग अलाइन, मार्केटिंग वाले कह रहे थे हमने 40 बंदों की लीड दी, सेल्स वाले कह रहे हैं हम तो 30 ही कन्वर्ट कर पाए। तो इन दोनों के अलाइनमेंट से आप एक रिपोर्ट बनाएंगे और एक टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑन रियल डेटा पे रिपोर्ट बन जाती है। हाँ, अब सेल्स और प्रोडक्टिविटी। हाँ, अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि मिस्टर ए 30 यूनिट सेल कर रहा है इन वीक और मिस्टर बी 70 यूनिट सेल कर रहा है इन वीक। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ज़्यादा खराब कौन सा है, वो चेक करना है। तो प्रोडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। बात समझ में आई। तो प्रोडक्टिविटी में क्या ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा सेल्स होगी, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा प्रॉफिट। तो क्या होता है, सेलिंग मेथड को इंप्रूव करना। अब ये सारी बातें किसके लिए, ए के लिए, बी के लिए नहीं है, ए के लिए। उसका सेलिंग मेथड क्या करना है, अपन को इंप्रूव करना है। सेल्स पर्सन को बताना है कि आपकी वर्थ कितनी है, आपका वर्क क्या है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी क्वालिटी ऑफ सुपरविजन बढ़ाना होता है। और स्वीटन द एम्प्लॉय रिलेशनशिप ऑफ द हायर लेवल। जब भी हम सेल्स फोर्स की प्रोडक्टिविटी में बात करते हैं तो जो जिसका डाउनग्रेड में होता है जो एम्प्लॉय, उसको अपलिफ्ट करने की बात होती है। उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसका सुपरविज़न कंट्रोल किया जाता है, उसका टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, उसके पर्सनल काउंसलिंग करी जाती है। ये 4 पॉइंट्स हैं। लेकिन यदि मैं उसके अप्रेजल की बात करता हूँ तो अपलिफ्ट वाले बंदे की, यानी अप्रेजल में कौन से बंदे की बात होगी, अप्रेजल में बात होगी बी की और प्रोडक्टिविटी में बात होगी ए की, क्योंकि यहाँ पर इंप्रूवमेंट करना है। और बी में क्या करते हैं, ये फेयर होता है, एक गुड रिलेशनशिप। अप्रेजल क्या हो गया, मतलब कि आप प्रमोशन है ना, इसको आप कंपनसेशन मत समझना, इसको प्रमोशन समझना। प्रमोशन आपका फेयर होना चाहिए, जस्टिफिकेबल होना चाहिए, आपकी सैलरी टाइम पे काउंटेबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। इकोनॉमिकल वाला पॉइंट हर जगह जोड़ के रखना। इकोनॉमिकल वाला पॉइंट नहीं जोड़ोगे तो दिक्कत आएगी, क्योंकि ये कंपनी के लिए भी बेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका काम हो जाए और कंपनी का काम रह जाए। तो इकोनॉमिकल वाला पॉइंट भी हो गया। और इसी के साथ हमारी पूरी की पूरी 3rd यूनिट कंप्लीट हो गई। 50 मिनट्स के अंदर मैंने फटाफट से कंप्लीट करा दी। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।